Very good evening, everyone. I hope I am audible. Okay, so let's get started. आपने अपने माइक को म्यूट रखिएगा, ठीक है? एंड कुछ कहना होगा तो हैंड रेज कीजिएगा, उसके बाद ही बोलिएगा सब लोग। और कुछ भी दिक्कत आ रही है तो जस्ट लेट मी नो। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली सेक्स लिंकेज, लियोट्रॉपी, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, स्यूडो एलील्स, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। तो इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो अगर आप देखोगे एग्जाम में तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, बट समटाइम्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी आज। तो आप लोग आज पहले सीख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर में आपको बतेरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें से सॉल्व कर लेना, है ना। तो 2-3 एग्जांपल्स देके आपको अच्छे से समझा दूंगी कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये 4 मार्क्स बहुत सिंपल है। मतलब आप लोगों ने आई होप नोटिस किया होगा कि अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन हमने किए हैं या सॉल्विंग टाइप्स क्वेश्चन हमने किए हैं वो सीएसआर में इतने डिफिकल्ट है ही नहीं, है ना। फॉर्मूला बेस्ड है और फॉर्मूला में थोड़ा बहुत ट्रिक लगाना है, दैट्स इट। और जितने भी मैंने 4 मार्क्स के इस तरह के क्वेश्चंस बताए हैं जो देखने में ऐसे टेबल में और ऐसे काफी हैवी लगते हैं, उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल था। आई होप आप लोगों ने फाइलोजेनेटिक ट्री का देखा था कि कैसे हम लोग जब सारा वो फाइलेटिक्स कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ हैच गिनने थे कि कितने हैट्स बने हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन इनको छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज यू मस्ट नो द ट्रिक, ठीक है। और इसी ट्रिक को समझाने के लिए आप बेसिकली मेरे पास आए हो, क्योंकि आपको है कि जो चीजें बुक में नहीं लिखी हुई हैं, जो चीजें नहीं समझ में आती हैं, वो चीजें मैं आपके लिए इजी करूं, राइट। सो यहाँ पे जो सेक्स लिंकेज, लियोट्रॉपी, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और स्यूडो एलील्स हैं, इसके कंसेप्ट पता होने चाहिए आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि 2 मार्क्स का या मैच द फॉलोइंग में कभी ना कभी इस टाइप के क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो जैसे स्यूडो एलील्स और स्यूडो जीन 2 डिफरेंट चीजें हैं, तो एलील और जीन में हम कंफ्यूज होते हैं, हम फिर वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। स्यूडो डोमिनेंस, ये सारी चीजें अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के अंडर आती हैं। तो जैसे सेक्स लिंकेज अगर आपको समझाया जाए, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं ये सारे, तो सेक्स लिंकेज अगर आपको समझाया जाए तो सेक्स लिंकेज क्या होता है? लिंकेज ऑफ जीन। So sex linkage is the linkage of genes with the sex chromosomes of eukaryotes। मतलब सेक्स लिंकेज हम तब बोलेंगे जब कल आप लोगों को लिंकेज का कॉन्सेप्ट समझाया था। क्या समझाया था? कि अगर ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये जीन ए है और ये जीन बी है, ये ए है और ये बी है, या फिर इसी क्रोमोसोम के ऊपर से फॉर एग्जांपल ये जीन ए है और ये बी है, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये दोनों जीन्स एक साथ ट्रांसफर होंगे अगले जनरेशन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज हो रही है। तो ये क्या शो कर रहे हैं? ये लिंकेज शो कर रहे हैं, जहां पे कोई क्रॉसिंग ओवर, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, है ना। तो सेक्स लिंकेज क्या हुआ? इट मीन्स कि जब सेक्स क्रोमोसोम में लिंकेज होगा तो हम उसको सेक्स लिंकेज बोलेंगे। जैसे अगर हम एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे तो हम सेक्स लिंकेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्स लिंकेज इज द लिंकेज ऑफ जीन्स विद द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ अ यूकैरियोट। तो ऑटोसोम्स की बात नहीं होगी, ये नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम्स की बात होगी, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स की। Such genes as well as phenotypic characteristics these genes control are called as sex linked। तो ये जो भी जीन्स या फिर जैसे अगर आप ड्रोसोफिला का एग्जांपल देखोगे तो उसमें क्या होता है ना, उसमें आई कलर और ये सब चीजें जो है ना अलग अलग जीन्स जो है वो रेगुलेट करते हैं। कई बार बॉडी कलर जो होता है वो कई बार सेक्स क्रोमोसोम पे होता है और कई बार ऑटोसोम्स पे भी होता है। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का सिर्फ इतना ही सा मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये सेक्स क्रोमोसोम्स रेगुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कि ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो जो जीन्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स दे आर कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड मेजरली, क्योंकि वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड हम ऐसा कोई लिंकेज जो है वो नहीं पढ़ते, क्योंकि एट द वेरी एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें जो हैं वो पास ऑन होंगी। तो यहाँ पे होता क्या है, एक्स क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स होंगे, जितने भी तरह के एग्जाम्पल्स होंगे एक्स क्रोमोसोम के जीन्स के, तो वो सारे क्या होते हैं? वो सेक्स लिंक्ड जीन्स के एग्जाम्पल होते हैं। और एक्स लिंक्ड वाले जो जीन्स होते हैं उसका ट्रांसफर होना ज्यादा आसान है डॉटर और सन दोनों में इक्वली, रादर देन अगर वाई क्रोमोसोम वाले जीन्स को हम स्पेशली पढ़ने बैठे तो उसमें हमें सिर्फ मिलेगा कि वाई क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीन्स को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर सकता है, फादर टू सन। तो डॉटर्स में तो वो जीन्स नहीं आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जाता है कि ये एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड जीन्स जो है उनको हम एक्स क्रोमोसोम से ही रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक मेजर
प्रॉब्लम है, इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम वाले जीन्स जो हैं उसके एग्जाम्पल्स आपको सेक्स लिंकेज में कमी देखने को मिलते हैं, उस तरह के फैक्ट्स आप नहीं पढ़ते हो। एक क्वेश्चन आता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस से, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा जहां पे द जीन ट्रांसमिशन फ्रॉम अ मेल पेरेंट टू अ फीमेल ऑफस्प्रिंग और चाइल्ड टू अ मेल ग्रैंड चाइल्ड। क्रिस क्रॉस मतलब ये क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे जो जीन था वो पहले क्या था, फादर के पास था, फादर और मदर की क्रॉसिंग कराई, ठीक है, फादर और मदर की क्रॉसिंग कराई, तो ये जो फादर मेल पेरेंट के पास जो जीन था वो क्या हुआ, वो अगली जनरेशन में मान लो इनको दो बच्चे हुए, एक था मेल और एक थी फीमेल, ठीक है। तो जो ये फीमेल चाइल्ड है ये कह रहे हैं कि ये जीन ना स्टार्टिंग में किसके पास था, फादर के पास था, यहाँ पे था, इस वाले पॉइंट पे। अब ये जीन जब इसमें क्रॉसिंग हुई, क्रॉसिंग के बाद ये कहाँ पहुंचा, फीमेल चाइल्ड के पास, ठीक है। और फिर अगली जनरेशन में अब ये फीमेल चाइल्ड किसी ना किसी मेल के साथ मेट करेगी, तो इसमें क्या आएगा, इसका जो नेक्स्ट जनरेशन में जो दो चाइल्ड आए सोच लो, तो ये जो है ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे अगेन अब ये किसके पास आ गया, ये फीमेल चाइल्ड थी, तो यहाँ पे अब एक मेल होगा मान लो और एक फीमेल होगी अगेन। तो अब की जनरेशन में ये फीमेल चाइल्ड से किसके पास आया है, मेल चाइल्ड के पास आया है, ठीक है। तो ये यही कह रहे हैं कि अगर फादर से, ठीक है, मेल पेरेंट से फीमेल ऑफस्प्रिंग में आए कोई जीन और फिर फीमेल ऑफस्प्रिंग से मेल ऑफस्प्रिंग में जाए, इट मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वाई क्रोमोसोम, है ना। यहाँ पे अगर फादर का हम कॉम्बिनेशन देखते तो एक्स वाई होता और मदर का क्या होता है, एक्स एक्स होता। तो इस कॉम्बिनेशन में अगर होता तो यहाँ पे एक्स वाई होता है ना, और यहाँ पर ये अगेन एक्स एक्स होता। तो अगर वाई क्रोमोसोम में ये कॉम्बिनेशन रहता, वाई क्रोमोसोम में होता, तो यहाँ मेल के पास आना चाहिए था, मेल के पास कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं आया जिसकी वजह से ये जीन ट्रांसफर हुई ग्रीन वाला। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यानी ये एक्स क्रोमोसोम पे है, तभी ये यहाँ से एक क्रोमोसोम के ऊपर आया, एक मदर से आया इस फीमेल के पास क्रोमोसोम, ये जो नया फर्स्ट जनरेशन का जो चाइल्ड है, तो इस फीमेल के पास एक एक्स मदर से आया है और एक फादर से आया है। तो मदर से जो आया है वो वाला एक्स पे ये ग्रीन वाला जीन नहीं था, ये ग्रीन वाला जीन किसके पास था, फादर वाले एक्स पे था, तो यहाँ आ गया। नेक्स्ट जनरेशन में हमने देखा कि अगेन क्या हो रहा है, ये अब इस मेल के पास क्या कॉम्बिनेशन है, कैपिटल आई मीन एक्स और वाई क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे अगेन ये एक्स जो है इस फीमेल से आया है, यानी एक एक्स जो है इस फीमेल से आया है, इस वजह से क्या हो रहा है, इस मेल के पास अगेन जो है ये ग्रीन कलर का जीन आ गया है। दिस इज व्हाट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज, कि फादर से सन में नहीं जाएगा, फादर से डॉटर में जाएगा, डॉटर से फिर नेक्स्ट जनरेशन में सन में जाएगा। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 2 मार्क्स में बस यही स्टेटमेंट आती है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, या फिर आपको ऐसे लिखा रहेगा कि देयर इज अ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन फ्रॉम अ मेल पेरेंट टुवर्ड्स द फीमेल ऑफस्प्रिंग एंड देन टू द मेल चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड, दिस इज व्हाट। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा एक पॉइंट था जो 2 नंबर में मोस्टली पूछा जाएगा। तो सेक्स लिंकेज से रिलेटेड यही एक बात है जो पूछी जाती है। फिर अगला पॉइंट आता है लियोट्रॉपी। लियो जो टर्म होता है, लियो टर्म का पी जो है इसमें साइलेंट है। लियो टर्म का मतलब क्या होता है, मेनी, एंड ट्रॉपिक का मतलब होता है इफेक्ट्स। तो लियोट्रॉपी क्या है, जहां पे एक जीन के मल्टीपल, एक जीन जो है वो मल्टीपल फीचर्स को रेगुलेट करता है, फीचर 1 2 3, वो फीचर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो वन जीन इज अफेक्टिंग मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे लियोट्रॉपी। समझ रहे हो। तो लियोट्रॉपी का मतलब क्या हुआ, सिंगल जीन अफेक्ट्स 2 और मोर कैरेक्टर्स। तो ये अगेन क्या है, ये आपका मैच द फॉलोइंग जो आते हैं ना वो 4 स्टेटमेंट्स बेस्ड, तो उस 4 स्टेटमेंट बेस्ड में एक लियोट्रॉपिक जीन का क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये होता है। तो जैसे उसमें ऐसे आ जाएगा स्यूडो एलील्स, स्यूडो जीन्स, या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इस टाइप के जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसमें आपको मैच करना होगा विच वन इज करेक्ट, ठीक है। तो उसमें उसके रिगार्डिंग आपको ये हेल्प करने वाला है। लियोट्रॉपी का वैसे सीएसआर में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, वो वही कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस में दिखने को मिल सकता है। और अदर एग्जाम्स में लियोट्रॉपी के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इसमें इस तरीके से भी बताया जा सकता है कि एक जीन है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, मान लो ड्रोसोफिला में ही एक जीन है, और वो क्या कर रहा है, वो बॉडी कलर को भी देख रहा है, वो ब्रिसल को भी देख रहा है, और वो उनकी जो हेयर है, हेयरी जो कॉम्बिनेशन है उसको भी देख रहा है। तो ये इस टाइप का जीन किस तरह की चीजों का एग्जाम्पल होता है, इस टाइप के जीन इफेक्ट को क्या बोलते हैं, तो यू मस्ट नो, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर जब भी पढ़ो बहुत दिमाग से पढ़ो, बहुत
शांत होके पढ़ो, मतलब क्वेश्चन पेपर पढ़ते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी जल्दी ऑप्शन देखा और पहला ऑप्शन टिक कर दिया, ऐसे कभी नहीं करना है। पेपर को थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। पेपर कभी भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर जो है ना, ये बनाया ही इसलिए जाता है कि आप कम से कम 50% मार्क्स स्कोर कर सको। तो बाकी का 8-10% आपको अपनी मेहनत से मिलता है। बाकी के 50% जो होते हैं ना पेपर में, वो ईजी होता है पेपर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, पेशेंसफुली आपको अच्छे से पढ़ना है और पेपर सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो लियोट्रॉपी में हमने क्या बोला कि ये एक ही जीन मल्टीपल इफेक्ट करेगा कंट्रोल, इसलिए इसको लियोट्रॉपी बोल दिया। लियो टर्म का मतलब ही मैनी होता है। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ हिस्ट्री इवोल्यूशन, लियोट्रॉपी मींस सिंगल जीन अफेक्ट्स द फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट 2 और मोर एजेस। तो अगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से देखें तो लियोट्रॉपी जो है, इसका मतलब होता है कि एक जीन क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है फिटनेस। फिटनेस मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट 2 और मोर एजेस, मतलब एक एज, मान लो कि 15 साल की एज में एक बार ये फिटनेस देख रहा था और एक बार ये 30 साल की एज में एक्टिवेट हो गया, 30 से 35 साल तक में ये अगेन फिटनेस को देख रहा है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप लियोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हो इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो ये टर्म दोनों जगह पे यूज होता है, जेनेटिक्स में भी और इवोल्यूशन में भी। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, फ्रूट फ्लाइज जो है उसका वेस्टिजियल जीन जो है ये एक लियोट्रॉपिक जीन है। चिकन जो है इसका फ्रिजल ट्रेट जो होता है ये भी एक लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है। पिगमेंटेशन एंड डेफनेस इन कैट जो होता है ये भी लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस टॉपिक से बस ये 1-2 चीजें आपको समझनी थी जो कि आपको बता दी गई है। अगेन कमिंग अप टू द जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, सो अब तक जो बताया वो क्लियर है? ग्रेट, कूल, वेरी गुड। सो अब देखते हैं यहाँ पे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग अगेन आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स का अपना इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी है। कैसे बैठता है ये क्वेश्चन, ये समझते हैं। देखो यहाँ पे ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मीनिंग पता होना चाहिए और इसका अप्रोच पता होना चाहिए कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह क्या रहा है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डिफरेंशियल एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कि मान लो मदर में अगर, या फिर मैं कह रही हूं कि कोई अगर 1 किलोमीटर चलता है बहुत तेजी से, और मैं ये कह रही हूं कि एक दूसरा मेल है वो क्या कर रहा है, वो 2 किलोमीटर उतनी ही तेजी से चल सकता है। तो ये क्या है, ये डिफरेंशियल एक्सप्रेशन हुआ, यानी कि पैर तो दोनों के पास थे, पैर दोनों के पास थे, इस मेल के पास भी पैर है, इस मेल के पास भी पैर है, तो दोनों ने अपने अपने पैर को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। कोई ज्यादा तेज चल पा रहा है, कोई कम तेज चल पा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि ये 1 किलोमीटर चलता है 15 मिनट में। ठीक है, और ये जो है ये इसी 15 मिनट में मान लो ये 2 किलोमीटर चल जाता है। तो इट मीन्स कि ये जो 2 सेकंड वाला जो मेल है और फर्स्ट वाला जो मेल है, अगर हम कंपेयर करें दोनों को, तो ये क्या है, डिफरेंशियली एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने फीचर्स को, है ना। सो दिस इज व्हाट डिफरेंशियल एक्सप्रेशन इज। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के टर्म में या कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वहां पे हमें समझ आएगा कि डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मेल और द फीमेल पेरेंट इज कॉल्ड जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। कि किस में से आया है, या तो वो मेल से आया है तो एक्सप्रेस करेगा, या कभी वो फीमेल से आया तो एक्सप्रेस करेगा, मतलब दोनों इकट्ठा एक्सप्रेस नहीं करेगा। अभी समझ में आएगा जब हम और आगे इसको समझेंगे। देखो, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन माइस in which a particular gene has been artificially inserted into mice DNA। ठीक है, जैसे देखो आगे अगर हम एक माइस बना लेते हैं यहाँ पे, अब ये जो माइस है इसका अगर हम देखें तो ये जो माइस है इसमें हम क्या कह रहे हैं कि इसके पास हमने एक स्पेसिफिक जीन क्या किया, हमने इंसर्ट कर दिया। ये मान लो जीन एक्स है, तो ये हमने क्या किया, इस माइस के अंदर इंसर्ट कर दिया। जब हम कोई जीन इंसर्ट करते हैं किसी माइस में या किसी भी मॉडल ऑर्गेनिज्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। तो यहाँ हमने माइस लिया तो ट्रांसजेनिक माइस बोल देते हैं मान लो। ठीक है, तो आर्टिफिशियली हमने इंसर्ट किया है। तो इन दीज माइस द इंसर्टेड जीन इज फेथफुली पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। यानी जब ये माइस रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये नेक्स्ट जनरेशन में भी, यानी कि सेकेंड जनरेशन में भी क्या होगा, यहाँ पे जीन जो है वो पास ऑन हो रहा है। यानी ये वाला जो माइस है अगले जनरेशन का, इसके पास भी क्या होगा, यहाँ पे ये जीन जो हमने इंसर्ट किया था वो यहाँ पर आराम से पास ऑन हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, बट
इट्स एक्सप्रेशन में डिपेंड ऑन विच पेरेंट ट्रांसमिटेड द जीन, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब इसका एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा, ये तब किस चीज पर डिपेंडेंट है कि ये मेल से आया है या फिर फीमेल से आया है। तो कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो अगर मेल से आएंगे तो ही एक्सप्रेस करेंगे, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो फीमेल से आएंगे तो ही एक्सप्रेस करेंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए यहाँ उसी के कंटेक्स्ट में आगे एक एग्जाम्पल लिखा गया है, व्हेन द ट्रांसजेनिक मेल पासेज एन इम्प्रिंटेड जीन, जब अगर मेल पास कर रहा है टू द ऑफस्प्रिंग दे एक्सप्रेस द जीन, बट व्हेन हिज डॉटर ट्रांसमिट द सेम जीन टू हर ऑफस्प्रिंग दे डोंट एक्सप्रेस इट। तो इट मीन्स कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर एक जना है, मतलब अगर एक मेल से ट्रांसफर हो रहा है अपने नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में, तो वहां पे मेल जो ऑफस्प्रिंग है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो डॉटर है वो सेम जीन अपने ऑफस्प्रिंग को नहीं ट्रांसमिट कर पा रही है, ठीक है। इन टर्न सन जो है वो क्या कर रहा है, सन ऑफस्प्रिंग जो है दे आर एबल टू एक्सप्रेस बट द डॉटर्स ऑफस्प्रिंग डू नॉट। तो ये इस टाइप का ही कॉम्बिनेशन है कि अगर ये ऐसा जीन है जो मेल टू मेल चलेगा, तो ये अगर फीमेल के पास ट्रांसफर हो भी गया तो भी ये जो है ये इसको एक्सप्रेस नहीं करेंगी, सिर्फ मेल टू मेल ट्रांसफर होगा ये, फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी मेल टू मेल जाएगा ये, ठीक है। और या फिर अगर ये फीमेल वाला होता जीन तो भी ऐसा ही होता है कि फीमेल टू फीमेल जाएगा ये, फिर फीमेल टू मेल नहीं ट्रांसफर होगा, मतलब मेल को फिर वो जीन को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इट मीन्स कि अगर मेल ट्रांसफर कर रहा है तो कोई एक ही जनरेशन में, अगली जनरेशन में कोई एक ही इंडिविजुअल या एक ही टाइप का चाइल्ड जो है वो उसको हर बार एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो ये चीज है, बोथ मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग पोजेस द जीन, दोनों के पास ये जीन ट्रांसफर हुआ, लेकिन ट्रेट या एक्सप्रेशन, मान लो ये जीन मेल के पास था और इस मेल के पास से इस मेल के पास भी आया, इस फीमेल के पास भी आया, लेकिन ये फीमेल जो है ये इसको एक्सप्रेस नहीं करेंगी, इसकी जरूरत नहीं है इनको, मेल जो है ये सिर्फ एक्सप्रेस करेंगे, समझ रहे हो। तो दोनों के पास जीन ट्रांसफर हुआ बट कैरेक्टर या ट्रेट जो है वो कोई एक ही क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। इसीलिए हम इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी डिफरेंशियली एक्सप्रेस होगा, या तो मेल एक्सप्रेस करेंगे या तो फीमेल एक्सप्रेस करेंगे। जेनेटिक मटेरियल पास ऑन दोनों के पास होगा, दोनों के पास आया, ये वाई लिंक्ड ट्रेट नहीं है, यहाँ पे वाई लिंक्ड जीन नहीं है। अगर वाई लिंक्ड होता तो अलग बात होती, लेकिन ये वाई लिंक्ड नहीं होते हैं, ये क्या है, ये ऑटोसोम्स पे भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन और पास ऑन भी मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड को होगा, यानी कि यहां से शुरू हुआ और यहाँ पे ये मेल और फीमेल दोनों के पास आया, लेकिन एक्सप्रेशन सिर्फ इन्होंने दिखाया, तो यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ और यहाँ पे ये एक्सप्रेस नहीं हुआ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। तो इस अभी जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा ये माइस वाला, जिसमें हमने मेल पेरेंट की बात की है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये मेल पेरेंट का ट्रांसमिशन का एक्सप्रेशन मतलब एग्जाम्पल है। उसी तरीके से आप फीमेल का भी सोच सकते हो। तो ये डिपेंड करता है, जीन टू जीन वेरी करता है। तो इस तरह का जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का एग्जाम्पल, अगेन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आया है, बहुत बार आया है, प्रेडर-विलाई सिंड्रोम एंड एंगलमैन सिंड्रोम्स। तो ये दोनों एक्सप्रेशन, ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत क्रूशियल है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के एग्जाम्पल हैं ये, वेल नोन एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, ठीक है। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हैज बीन इम्प्लिकेटेड इन सेवरल ह्यूमन डिसऑर्डर्स, जिसमें ये दोनों एग्जाम्पल्स आते हैं। अब ये देखो, इसमें प्रेडर-विलाई सिंड्रोम में होता क्या है, प्रेडर-विलाई सिंड्रोम जो है इसमें हैंड्स और फीट जो होंगे स्मॉल होगा, शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, पुअर सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, मेंटल रिटार्डेशन होती है। तो ये सारी चीजें आपको याद नहीं रखने, कैरेक्टर्स याद नहीं रखने, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि इसमें ये एक सिंड्रोम है, इसके मतलब सिंड्रोम है यानी मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी इनके अंदर। मेनी पर्सन विद प्रेडर-विलाई सिंड्रोम आर मिसिंग अ स्मॉल रीजन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 15। 15 नंबर का जो क्रोमोसोम है, इस 15 नंबर के क्रोमोसोम के क्यू आर्म में, जो क्यू आर्म है उस क्यू आर्म में पी फॉर पेटाइट, आपको पता है कि क्रोमोसोम्स के 2 आर्म होते हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। तो क्यू जो है वो लॉन्ग आर्म होता है, पी जो है पेटाइट आर्म होता है यानी छोटा आर्म होता है, ठीक है। क्यू जो है क्यू आर्म के 11 to 13 वाले पोजीशन पे, यानी ये लोकस की बात कर रहे हैं। क्रोमोसोम का नंबर कौन सा बोला, इन्होंने बोला 15वें नंबर क्रोमोसोम के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज लिखी गई है कि 15th क्रोमोसोम के क्यू आर्म के 11 to 13 पोजीशन पे प्रेडर-विलाई सिंड्रोम में वो रीजन मिसिंग होता है। ये 11 से 13 वाला जो रीजन होता है ये क्या होता है, ये मिसिंग होता है, ठीक है। यस, इस बार सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था ये, ऐसा मैं बता तो रही हूँ, ये सीयूईटी में भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम लोग ना जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जीनोमिक इम्प्रिंटिंग वाला टॉपिक ना छोड़ देते हैं।
जो भी टॉपिक्स मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ वो किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि दीज आर लाइक स्मॉल टॉपिक्स और इनके बारे में इंफॉर्मेशन किताबों में लगातार कंटिन्यूएशन में नहीं है, इसलिए ये टॉपिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट आउट काइंड ऑफ टॉपिक्स हैं। आजकल कुछ कुछ जगह पे अब ये शुरू हो गया है, उनको भी रहता है कि हाँ नहीं हमको पढ़ाना चाहिए, बिकॉज इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये क्वेश्चन 2008 में भी आता था इसमें से, और इसमें क्वेश्चन आज भी आता है। तो प्रेटर-विलाई सिंड्रोम का अगर हम बोले तो वहां पे क्या है कि ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें 15th क्रोमोसोम का, बस यही याद रखना है आपको कि प्रेटर-विलाई सिंड्रोम जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का एग्जांपल है। 15th क्रोमोसोम के जो क्यू आर्म है, क्यू यानी कि लंबे वाला, बड़े वाला जो आर्म है, पी इज फॉर पेटाइट, पेटाइट आर्म का मतलब हो गया छोटा, स्मॉल आर्म होता है, ठीक है। और क्यू जो है क्यू यू ई के लिए है, इसका मतलब ये लार्ज वाला जो क्रोमोसोम आर्म है उसके बारे में बात हो रही है। अब हमने लोकस क्या बोला, हमने लोकस बोला कि मान लो एक जगह पे ये इस जगह पे ये क्या है, ये जीनोमिक लोकस है, जिस पोजीशन पे वो प्रेजेंट होता है जीन, उसको हम लोकस बोलते हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि लोकस नंबर 11 to 13 जो होता है ना, क्योंकि हमें पता है कि क्रोमोसोम का ना यहाँ पे नंबरिंग किया होता है 1 2 3 4 5 6, तो पी का 1 से लेकर 6 हो गया ये, क्यू का फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके क्यू का मान लो कि ऐसे क्यू का लोकस डिफाइन हो जाएगा कि क्रोमोसोम का क्यू आर्म जो है इसके 1 से लेकर के 50 पॉइंट्स है, लोकस है। वहां पे कौन कौन से किस लोकस पे कौन सा जीन है, इसी को हम बोलते हैं कि जीन, हमने जीन को जो है क्या कर लिया है, हमने पूरा अच्छे से रीड करके सीक्वेंसिंग कर ली है, ठीक है। तो यही चीज हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे कि क्यू आर्म के 11th to 13th नंबर जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, वो मिसिंग होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा पार्ट जो है क्रोमोसोम का मिसिंग होता है। अब ये जो मिसिंग पार्ट है, डिलीशन रीजन जो होता है, वो ऑलवेज इनहेरिट होता है फ्रॉम द फादर इन पर्सन विद प्रेटर-विलाई सिंड्रोम। अगर फादर के पास प्रेटर-विलाई सिंड्रोम होगा तो ये फादर से इनहेरिट होगा नेक्स्ट चाइल्ड को, समझ रहे हो। इन अ चाइल्ड विद PWS द एक्टिविटीज ऑफ सम जीन्स इन PQ to 11 to 13 ऑन मेटरनल क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, वो नॉर्मली फंक्शन करता है। मतलब अगर इन अ चाइल्ड विद PWS, ऐसा कोई चाइल्ड है जिसमें प्रेटर-विलाई सिंड्रोम है, मान लो ये फादर से आया भी है और उस चाइल्ड में क्या है, PWS सिंड्रोम भी है, लेकिन द एक्टिविटीज ऑफ सम जीन्स इन द रीजन ऑफ PQ to 13 जो कि ऑलरेडी मिसिंग था, तो मेटरनल क्रोमोसोम अगर जो आएगा ट्रांसफर होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक जो है ये फादर से आता है और अगला जो है वो कहां से आएगा, वो मदर से आएगा। तो इसका भी तो क्यू आर्म होगा, इसका भी क्यू आर्म होगा, और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर हमारा बना रहे हैं 15। इस क्यू आर्म के इस वाले पार्ट पे मान लो यहां से यहां तक ये क्रोमोसोम जो है ये मिसिंग है, इतनी दूर ये क्रोमोसोम है ही नहीं फादर वाले में, लेकिन मदर वाले में ऑन द कॉन्ट्ररी ये जो है यहां से यहां तक का सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट भी है और ये एक्टिव भी है, ठीक है। तो ये यही कह रहे हैं कि ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में मदर वाला पार्ट जो आएगा वो नॉर्मली एक्सप्रेस करेगा, बट उसमें जो फादर वाला पार्ट है वो जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अब होगा क्या, जैसे ही अब ये दोनों मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ये जब दोनों कंबाइन करेंगे तो इस जीन के इफेक्ट की वजह से ये क्या होगा, ये जो मदर वाला नॉर्मली एक्सप्रेस कर रहा था अब ये भी सप्रेस हो जाएगा, इसका भी फंक्शन क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। और ये सप्रेशन क्यों होगा, ये सप्रेशन होगा बिकॉज ऑफ मिथाइलेशन ऑफ जीन। प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पॉइंट कि जब ये मिथाइलेशन होता है तभी ये जीन के साथ क्या होगा, ये सप्रेशन आएगा। मतलब मदर से जो क्रोमोसोम आया था वो था तो नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन नॉर्मल हो रहा था, लेकिन जब इन्होंने होमोलोगस क्रोमोसोम ने आपस में पेयरिंग शुरू की तो क्यू आर्म जो फादर से आया था ये क्या करेगा, अब इस क्रोमोसोम को भी नॉर्मली काम नहीं करने देगा, इस पार्ट को सप्रेस कर देगा। इतना सा पार्ट उनके पास फादर से जो है वो डिलीटेड था और मदर से जो है उसको सप्रेस कर दिया गया, कैसे, वाया मिथाइलेशन। अब मिथाइलेशन की वजह से यानी इस वाले पार्ट में अब क्या हो गया है, यहाँ पे मिथाइलेशन इंड्यूस कर दिया गया। मिथाइलेशन होने की वजह से क्या होगा, अब ये क्रोमोसोम का जो अपना नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए था, Q11 to Q13 जो काम करते वो काम ये कर नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। तो इट मींस कि द पैटर्नली इनहेरिटेड एलील्स आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट। अगर प्रेटर-विलाई सिंड्रोम को हम एग्जांपल में लें तो पैटर्नली इनहेरिटेड एलील्स जो है वो नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट बिकॉज ऑफ जीन डिलीशन और डिसरप्शन इवेंट इन द फादर those genes are also inactive and PW phenotypes जो है वो रिजल्ट होते हैं, मतलब वो हमको रिजल्ट में जो है वो PW phenotype मिलता है। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज इस स्लाइड को पढ़ के जाइएगा।
जो पढ़ाया है इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है। कहीं क्वेश्चन में दिखे कुछ पॉइंट मिस हो गया हो तो क्वेश्चन में से उठा करके यहाँ लिख लेना, लेकिन इसको अलग से सर्च करके मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इज दिस क्लियर? ग्रेट, कूल। चलिए, तो अगर ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ है तो इट मींस कि आपको अगला जो पॉइंट है वो भी, अब एंजलमैन सिंड्रोम जो है इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ डिटेल्ड चीजें नहीं पढ़नी है, इसमें भी सेम ही टाइप की चीज देखने को मिलती है। इसमें भी क्या है, ये जो सिंड्रोम है एंजलमैन सिंड्रोम, ये क्या होता है, हैव सिम्टम्स दैट इंक्लूड सीवियर मोटर इंटेलेक्चुअल रिटार्डेशन, स्मॉलर देन नॉर्मल हेड साइज, जर्की लिम्ब मूवमेंट्स, हाइपर एक्टिविटी ऑफ फ्रीक्वेंट, तो ये अनप्रोवोक्ड लाफ्टर, तो ये सब चीजें आपको, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, मतलब अभी तक मैंने एग्जाम में नहीं देखा, अब आप अनलकी हो गए अगर पूछ दिया जाए तो, बट ऐसे इतना स्पेसिफिकली कोई सिम्टम के बेसिस पे क्वेश्चन कभी आता नहीं है। ठीक है, देखो तो अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये जो सिंड्रोम है इसमें भी डिलीशन कहाँ हो रहा है, 15q11 एंड q13 वाले रीजन में, यानी कि क्रोमोसोम नंबर, इसमें भी क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर कौन सा है 15, उसका आर्म कौन सा है q11 से लेकर के q13 तक। तो फिर ये क्या बात हुई, ये इसमें भी सेम और उसमें भी सेम, यहाँ पर भी सेम चीज पढ़ी आपने, पीछे भी यही चीज पढ़ा था q11 q13, तो भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है कि दोनों सिंड्रोम एक ही चीज से हो रहा है और दोनों के सिम्टम्स अलग हैं? समझ रहे हो, इसमें क्या लिखा गया है, दिस इज द सेम रीजन अफेक्टेड इन द इंडिविजुअल विद पीडब्ल्यूएस, प्रेडर-विलाई सिंड्रोम वाले जो इंडिविजुअल हैं उसी जगह पे इसमें भी डिलीशन होता है। ठीक है, तो माना भी यही जाता है कि ये जो होता है, ये जो फिनोमिना है जो हमने यहाँ पे पढ़ा मदर और फादर वाला कि आएगा मिथाइलेशन कर देगा, तो ये फिनोमिना भी ऐसा माना जाता है कि ये दोनों सेम होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो एंजलमैन सिंड्रोम है ये मैटरनली इनहेरिटेड एलील्स ऑफ जीन्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो मैटरनली इनहेरिटेड जीन्स आर इन्वॉल्व इन एंजलमैन सिंड्रोम, एंड यहाँ पे पैटर्नली, पी फॉर प्रेडर पी फॉर पैटर्नल, ऐसे याद रख सकते हो कि प्रेडर-विलाई सिंड्रोम जो है इसमें पैटर्नल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और एएस जो है इस वाली डिजीज में, यानी कि एंजलमैन सिंड्रोम जो है इसमें मैटरनली इनहेरिटेड जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, फिनोमेना सेम होता है, तरीका सेम होता है, इनमें क्रोमोसोम भी सेम है, डिलीशन भी सेम जगह पे हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज पैटर्नली इनहेरिटेड एलील्स आर इनएक्टिव बिकॉज ऑफ मिथाइलेशन, तो इट मींस यहाँ पर भी सेम फिनोमेना, सब कुछ सेम चल रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जो भी आपने पीछे पढ़ा एग्जैक्टली वही है, बस यहाँ पे याद क्या रखना है, ये मैटरनली डिराइव्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैटरनली इनहेरिटेड है, और वो क्या था, वो पैटर्नली इनहेरिटेड था, सारी चीजें बाकी सेम रहेंगी। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कूल, चलिए अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा कहता है स्यूडो एलील करके एक टॉपिक है। स्यूडो एलील बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। स्यूडो एलील क्या है, ये क्लोजली लिंक्ड एलील्स हैं। ये एलील्स कैसे हैं, क्लोजली लिंक्ड हैं, एक ही जीन, एक ही क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे हैं। अरेंज लिनियरली इन अ कॉम्प्लेक्स लोकस कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट सब लोसाई विद इन विच क्रॉसिंग ओवर कैन अकर। ठीक है, पहले ये पूरा स्टेटमेंट समझाती हूँ, फिर समझाऊंगी कि चल क्या रहा है यहाँ पे। दे आर स्ट्रक्चरली नॉन एलिलिक एंड फंक्शनली एलिलिक, मतलब स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो ये नॉन एलिलिक है। ठीक है, एलिलिक नहीं है, लेकिन फंक्शन एक जैसा करते हैं। तो ये क्या शो करते हैं, सिस एंड ट्रांसपोजिशन इफेक्ट शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए ये स्टेटमेंट कि ये सिस ट्रांसपोजिशन इफेक्ट शो करेंगे, और ये ऐसे लिंक्ड एलील्स हैं जो लीनियरली अरेंज्ड है इन अ कॉम्प्लेक्स लोकस। ठीक है, इट मींस ये कहना क्या चाह रहे हैं, बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट अगर समझाऊं तो स्यूडो एलील कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहे हैं कि ये लिंक्ड जीन्स है, इट मींस कि एक ही क्रोमोसोम पे होंगे। ठीक है, और अगर एक ही क्रोमोसोम पे हैं तो ये क्रोमोसोम पे ए और बी अगर हम बोल दें तो ये दोनों एलिलिक तो नहीं हो सकते ना। एलील क्या होता है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब बोले तो यहाँ पे इधर आना चाहिए था ये, तो अगर इस जगह पे यहाँ पे ये वाला ए आएगा तो ये ए और ये ए क्या हो सकता है, एलिलिक जीन्स हो सकते हैं, एलील्स हैं ये दोनों। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पहले ही कह दिया कि ये क्या है, ये नॉन एलिलिक है, नॉन एलिलिक है, और क्या बोला कि लिंक्ड भी है। लिंक्ड अगर है, अगर इनमें लिंकेज है तो इट मींस कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे, अलग अलग क्रोमोसोम पे तो वैसे भी नहीं हो सकते।
अगर अलग क्रोमोसोम पे होते तो ये लिंक्ड जीन्स तो नहीं होते। तो अगर एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और इनके लोसाई जो है वो डिफरेंट है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये ए और बी हो सकते हैं, ये ए और ए नहीं हो सकते, एलिलिक फॉर्म्स नहीं हो सकते, नॉन एलिलिक फॉर्म्स है। बट आयरनी इज कि है ये नॉन एलिलिक बट फंक्शन इनका एलिलिक है। जैसा एक जैसे एलील्स जो काम करते हैं वो उसी तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये आयरनी है इस स्यूडो एलील्स की, और ये सिस ट्रांसपोजिशन इफेक्ट दिखाते हैं। इन केस ऑफ ट्रांस हेट्रोजाइगस म्यूटेशन, म्यूटेंट्स ऑफ स्यूडो एलील प्रोड्यूस म्यूटेंट फिनोटाइप्स while the pseudo alleles of cis heterozygote produce wild phenotype। ये स्टेटमेंट अभी जस्ट 1 मिनट में समझाती हूँ, पहले ये स्टेटमेंट समझा दूं। Pseudo alleles are the genes that are located close to each other, it means A and B are looking close to each other, they are placed close to each other and similar in nature। दोनों का काम जो है काफी सिमिलर है, इसीलिए हमने बोला कि एलिलिकली फंक्शन एलिलिक होता है इनका। मतलब जैसा ये एलील ए और ये वाला दूसरे क्रोमोसोम का एलील ए फंक्शन करता, वैसा ये एलील ए और बी आपस में फंक्शन करने लग गए, ठीक है। और ये जेनेटिकली लिंक्ड है, यानी कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, विच मीन्स दैट दीज टू जीन्स आर नियरली इनहेरिटेड टुगेदर। कल लिंकेज में पढ़ाया था ना कि लिंकेज क्या होता है, जब दो जीन्स एक साथ एक जगह पे ट्रांसफर हो जाएं। जैसा दो बेस्ट फ्रेंड की कहानी बताई कि दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, साथ में आते हैं, सेम हॉस्टल में रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में लाइब्रेरी जाते हैं, साथ में लंच करते हैं, तो वो क्या है, लिंक्ड जीन्स है, लिंकेज है, एक साथ जाएंगे। दोनों साइंस या जूलॉजी के बच्चे हैं, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमने दूसरा एग्जाम्पल क्या चुना था कि अगर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बच्चे हैं, तीनों चाह के भी साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि तीनों की क्लासेस लगने का टाइमिंग अलग है, समझ रहे हो। तो साथ साथ लाइब्रेरी नहीं जा सकते, वो साथ साथ पढ़ने नहीं जा सकते, कहीं पे खाना खाने नहीं जा सकते, क्योंकि तीनों की क्लास का टाइमिंग अलग है ना। तो वही हम कह रहे हैं कि ये दोनों जीन्स रहेंगे सेम क्रोमोसोम पे, लिंकेज शो करेंगे और दोनों एलिलिक जैसा फंक्शनली एलिलिक होंगे बट है नॉन एलिलिक, क्योंकि ए और बी है, ए और ए नहीं है, ठीक है। तो ये जेनेटिकली लिंक्ड है, इट मींस कि दोनों जो है इनहेरिटेड, दे आर गोइंग टू बी इनहेरिटेड टुगेदर एंड फंक्शंस आर आल्सो नियरली द सेम। तो दोनों का फंक्शन जो है वो नियरली सेम होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपके लिए कभी 2 नंबर और कभी 4 नंबर लाके देगा आपको एग्जाम में। आपको पढ़ना है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो समटाइम्स इट विल बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड समटाइम्स मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये दोनों जो एलील्स हैं, क्योंकि ये सेम जीन जैसा काम करने लगते हैं, ऑल्दो दे आर डिफरेंट जीन्स, इसीलिए इनको क्या बोला गया कि ये दोनों क्या है, ये ए और बी जो है ये क्या है, ये दोनों स्यूडो एलील्स हैं, अलग अलग एलील्स हैं। स्यूडो यानी स्यूडो का मतलब होता है झूठे, हाफ, ठीक है। स्यूडो जो टर्म है वो मतलब नॉट ट्रू होता है, मतलब नॉट ट्रूथफुल या नॉट ट्रू। तो ये है। अब इससे पिछली वाली जो स्टेटमेंट है जिसका मैंने आपको बोला कि इसको अभी समझाती हूँ। इन केस ऑफ ट्रांस हेट्रोजाइगोट म्यूटेंट्स ऑफ स्यूडो एलील्स प्रोड्यूस द म्यूटेंट फिनोटाइप। समझ लेते हैं सिस और ट्रांस क्या होता है। सिस और ट्रांस का अगर आपको मीनिंग समझाया जाए यहाँ पे, तो से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इस क्रोमोसोम पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, एक इधर ए प्रेजेंट है और इधर क्या प्रेजेंट है, इधर बी प्रेजेंट है, और इसका एलिलिक जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, ए और बी होगा, यही होता है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सिस कॉम्बिनेशन है। सिस कॉम्बिनेशन का मतलब एक साइड दोनों डोमिनेंट है, एक साइड दोनों रेसेसिव है, ठीक है। ये क्या है, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हुए ना, ये दोनों क्या है, ये होमोलोगस है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरा एलिलिक एग्जाम्पल समझाऊं, तो मान लो ये क्रोमोसोम है और एक और यहाँ पे क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये दोनों क्रोमोसोम में अगर ऐसा हो कि यहाँ पे एक तरफ कैपिटल ए है और दूसरी तरफ स्मॉल बी है, और यहाँ पे ये स्मॉल ए है और यहाँ पे ये कैपिटल बी है, तो ये क्या है, ये ट्रांस है, ट्रांस कॉम्बिनेशन है। ट्रांस कॉम्बिनेशन का मतलब कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ये क्या है, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है जीन का होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, समझ रहे हो। तो अगर ट्रांस होमोजाइगोट, अगर हेट्रोजाइगोट होंगे म्यूटेंट्स स्यूडो एलील के, तो ये क्या करेंगे, ये म्यूटेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे। और अगर स्यूडो एलील जो है वो सिस होमोजाइगोट होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यही चीज ये यहाँ पे बता रहे हैं कि
कि अगर हम इनमें रिकॉम्बिनेशन करवाने की कोशिश करते तो यहाँ पे किस ढंग का हमको देखने को मिलता कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्रोमोसोम जिसमें कि एलील जो है वो कैपिटल ए कैपिटल बी या स्मॉल ए स्मॉल बी है, ये दोनों क्या है, ये पेरेंटल टाइप्स हैं। हम अगर देखें तो ये क्या है, ये हमारा पेरेंटल टाइप है, ये भी हमारा क्या है, पेरेंटल टाइप है। इस केस में ये पेरेंटल टाइप है, ये पेरेंटल टाइप है। ठीक है, अगर हम इनको रिकंबाइन करना चाहते, अगर हम इनको रिकंबाइन करना चाहते तो हमको रिजल्टेंट क्या मिलता, हमको रिजल्टेंट इस तरीके का मिल जाता। रिकंबाइन अगर कर दें तो क्या मिलेगा, कैपिटल ए विल गो विथ स्मॉल बी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, और यहाँ पे क्या मिलेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिल जाता हमको। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर सिस और ट्रांस हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, और यहाँ पे ये स्मॉल ए स्मॉल बी हो जाएगा, है ना, ये आपस में ऐसे क्रॉस कर लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी इस तरीके से आपस में क्रॉसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता। तो जो ट्रांस होमोजाइगोट्स हेट्रोजाइगोट्स होते हैं, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है ना, तो ट्रांस हेट्रोजाइगोट्स जो है ये वाले कॉम्बिनेशन, ठीक है, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस म्यूटेंट फिनोटाइप। क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली यू कैन सी कि ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये आपको पेरेंटल टाइप से डिफरेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसी ढंग से अगर हम सिक्स कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको वाइल्ड टाइप फिनोटाइप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, ये सिर्फ आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए कि सिस और ट्रांस का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या चीज होती है, मतलब क्यों ये हमको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो है ये स्यूडो एलील का कॉन्सेप्ट है। स्यूडो एलील के कुछ एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ पहले, फिर आपको और क्लैरिटी आएगी। जैसे देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये दोनों क्लोजली लिंक्ड हैं विच विद इन विच क्रॉसिंग ओवर कैन अकर। तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर जो है वो हो सकती है, हेंस इट इज स्ट्रक्चरली नॉन एलिलिक इन नेचर, यानी ये नॉन एलिलिक है और वैसे ये लिंक्ड एलील्स है। दे अफेक्ट द सेम कैरेक्टर, एक ही तरह के कैरेक्टर को ये अफेक्ट करते हैं, इसलिए इनका फंक्शन हम बोलते हैं कि एलिलिक फंक्शन है और फीचर में ये नॉन एलिलिक है। These alleles are arranged in a linear order within complex loci, एक ही ऑर्डर में ये कॉम्प्लेक्स लोसाई में प्रेजेंट होते हैं, और ये डिफरेंट सब लोकस में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक ही क्रोमोसोम पे अगर यहाँ से यहाँ तक एक लोसाई है तो इसी लोसाई के अंदर ये प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन डिफरेंट सब लोकस सिचुएशन में। ठीक है, एक लोकस मान लो ये है और दूसरा लोकस ये है, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये सब लोसाई में भी हम इनको डिमार्केट कर सकते हैं, क्योंकि ये एलीलिक नहीं है, ये नॉन एलीलिक जीन्स है। ठीक है, स्यूडो एलील्स ऑफ द सेम सब लोकस डू नॉट अंडरगो रिकॉम्बिनेशन। अब एक ही अगर लोकस में प्रेजेंट है तो ये रिकॉम्बिनेशन में नहीं जाएंगे, और अगर इन दोनों का ऐसे स्यूडो एलील्स जो कि जिनका पोजीशन डिफरेंट लोकस में है, यानी एक 1 के इधर बियॉन्ड है और एक 2 के बियॉन्ड है, तो ये जरूर आपस में क्या करेंगे, ये recombine करेंगे। Pseudo alleles have cis transposition effect. When they are in cis configuration, they will show wild type phenotype, and when they are in trans configuration, they will show mutant phenotype. तो इसका एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, अगेन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें एक तो वो स्टेटमेंट जो आपको शुरू में बताई कि वो स्टेटमेंट आपको 4 नंबर दिलाएगा, मतलब 2 मार्क्स दिला सकते हैं, कभी 4 मार्क्स भी, और उसी तरीके से ये एग्जाम्पल। ठीक है, लॉजेंज आई जो होता है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रियल का, ये स्यूडो एलील का एग्जाम्पल है। और उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल क्या है स्यूडो एलील का, स्टार एस्टेरॉइड आई इन ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला के आई का जो कॉम्बिनेशन है वो स्यूडो एलील बहुत अच्छे से शो करते हैं। देखो होता क्या है यहाँ पे ये ए जो है ये क्या दिखा रहा है, वाइल्ड टाइप आई दिखा रहा है, वाइल्ड टाइप आई दिखा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, ये भी जो है ये वाइल्ड टाइप आई का ही आपको एग्जाम्पल दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बता क्या रहा है, ये वाइल्ड टाइप आई जो है, और ये जो है ये क्या है, ये स्यूडो एलीलिज्म की वजह से आपको ये क्या दिखा रहा है, लॉजेंज आई दिखा रहा है, और ये भी सेम चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ग्रीन एंड ग्रीन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या, ग्रीन एंड ग्रीन जो है साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या स्टडी किया कि लॉजेंज आई जो होता है ड्रोसोफिला में, where several alleles of the lozenge eye are identified and mapped together, and the mutant genes produces an eye with glossy smooth surface. So you can see rhabdomeres are present over here. ये जो है ये eye में जो present होता है ना, इसको rhabdomeres बोलते हैं, rhabdomeres। तो आप जब देखोगे तो यहाँ पे ड्रोसोफिला के आई में यहाँ पे rhabdomeres present है, और इसका ना नंबर फिक्स होता है। ठीक है, तो ये
रेब्डोमियर्स यहाँ प्रेजेंट है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रेब्डोमियर प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पे ये स्मूथ सरफेस बना दिया इसने। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लॉजेंज आई। तो ये इन ड्रोसोफिला ऑल हेटेरोजाइगोट्स कैरिंग 2 म्यूटेंट्स वेयर लॉजेंज आई इन फिनोटाइप्स। तो जब 2 म्यूटेंट रहेंगे, अगर 2 म्यूटेंट फिनो हेटेरोजाइग जो सिचुएशन है वो अगर आपस में क्रॉस करेंगे तो वहां पे आपको ये वाला आई फिनोटाइप मिलेगा। बट प्रोजेनी ऑफ हेटेरोजाइगोट प्रोड्यूस वाइल्ड टाइप रिकॉम्बिनेशन विद अ फ्रीक्वेंसी हायर देन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इंडिकेटिंग दैट दीज जीन्स आर स्यूडो एलील्स। बट जो मोस्ट ऑफ द प्रोजेनी है, जब वो सिर्फ स्पेस में है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाइल्ड टाइप रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या बोल रहे हैं हम कि ये क्या है, ये शूडो एलील के एग्जाम्पल हैं। तो इतना कुछ भी सारी चीजें जो पढ़ाई वो सब कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ एक एग्जाम्पल याद रखना है इसका। लॉजेंज आई में होता क्या है कि इनमें जो है आई का जो सरफेस है वो स्मूथ ग्लॉसी सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टार स्टेरॉइड आई जो होता है ड्रोसोफिला का, वो भी शूडो एलील का ही एक एग्जाम्पल है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो ये चीज बताई इन्होंने। चलो अब कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट नाम बहुत इंटरेस्टिंग है और ये काम भी बहुत इंटरेस्टिंग करते हैं। इससे रिलेटेड 4 मार्क्स का सवाल आता है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, फिर उसके बाद समझाऊंगी कि कैसे इसको सोल्यूशन में लेकर आएंगे। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट जो है इसको सिस ट्रांस टेस्ट भी बोलते हैं, इसका नाम जो है सिस ट्रांस टेस्ट भी होता है। डू रिमेंबर दिस टर्म कि सिस ट्रांस टेस्ट एंड कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इज सेम थिंग। ये क्या डिटरमाइन करेगा, वेदर 2 इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड म्यूटेंट्स विद द सेम फिनोटाइप हैव म्यूटेशन इन द सेम और डिफरेंट जीन्स। मतलब 2 आइसोलेटेड म्यूटेंट्स अगर हम देख रहे हैं, मान लो कि 2 ड्रोसोफिला हमने लिया, दोनों ड्रोसोफिला क्या है, दोनों ब्लैक हैं, दोनों क्या है, ब्लैक है। ब्लैक टाइप जो है ये नॉर्मल नहीं है, ये म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। तो ये दोनों ब्लैक जो फिनोटाइप हमको मिला है, यानी जो जिनको हम देख सकते हैं कि एक ब्लैक कलर के हैं, तो इनका म्यूटेशन सेम जीन पे हुआ है या फिर डिफरेंट जीन पे हुआ है। इसी को आइसोलेट करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट यूज करते हैं। मतलब हमको ये पता चलेगा कि 2 इंडिपेंडेंट म्यूटेंट्स जो हैं वो सेम फिनोटाइप बता रहे हैं या फिर वो डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप्स बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें ये जो टेस्ट है ये आपको होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है उसी में देखने को मिलेगा। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में आप इस तरह के टेस्ट नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट डेवलप किया था एडवर्ड लुइस ने, और इसमें इन्होंने यूज किया था ड्रोसोफिला के जीन्स को। इन कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट 2 म्यूटेंट्स रिजल्टिंग इन द सेम फिनोटाइप, मतलब देखने में सेम है, इसका फिनोटाइप सेम है और म्यूटेंट्स 2 अलग अलग हैं, उनको क्रॉस करते हैं हम। ठीक है, एंड फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी इज ऑब्जर्व्ड, कि क्या फिनोटाइप आया है। अगर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो कॉम्प्लीमेंटेशन, इंपॉर्टेंटली नो रिकॉम्बिनेशन इज इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। हम इसमें कभी भी रिकॉम्बिनेशन को कंसिडर नहीं करेंगे। जब भी हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम रिकॉम्बिनेशन को कंसिडर नहीं करेंगे। अभी आपको ये थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड लग रहा है, अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। Here the 2 double heterozygote was produced by simple fusion of gametes by 2 चलो इस लाइन को छोड़ दो, पहले एग्जांपल समझाऊंगी फिर बताऊंगी। अब यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है। इफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 म्यूटेंट्स रिजल्ट इन वाइल्ड टाइप फिनोटाइप or mutant heterozygote for each of the 2 genes, then 2 mutations are in different genes, and अगर 2 mutants mutant phenotype बना रहे हैं तो वो सेम जीन पे म्यूटेशन है। समझाती हूँ इस दोनों लाइन का मतलब। पहले ये एग्जाम्पल समझेंगे, फिर वापस जाएंगे इस वाले दोनों स्टेटमेंट के ऊपर, और ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अब पहला एग्जाम्पल समझते हैं हम म्यूटेशन का, जिसमें कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ है, और एक एग्जाम्पल समझेंगे जिसमें कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ठीक है, म्यूटेशन अगर डिफरेंट जीन में हो रहा है इट मींस कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ है, और म्यूटेशन अगर सेम जीन में हो रहा है इट मींस यहाँ कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट दिया गया। देखो, पेरेंट्स लिए 2 जीन्स कंसिडर किया, जीन 1 एंड जीन 2। ठीक है, उसी तरीके से एक और म्यूटेंट फिनोटाइप लिया हमने, ये भी एक म्यूटेंट फिनोटाइप है, ये भी एक म्यूटेंट है, और ये भी एक क्या है, ये भी एक म्यूटेंट है। 2 म्यूटेंट हमने लिए। ठीक है, अगर 2 डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट जीन की बात कर रहे हैं, यानी जीन 1 और जीन 2 कंसिडर करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था कि एक ही पेरेंट के 2 अलग अलग जीन में, मतलब पेरेंट्स के अलग अलग जीन्स में म्यूटेशन हुआ। एक म्यूटेशन जीन 1 में हुआ और दूसरे पेरेंट के जीन 2 में हुआ। ठीक है, और म्यूटेंट फिनोटाइप जो था वो सेम था देखने में। मान लो इनकी विंग्स जो है ठीक नहीं बनी, तो विंग्स इसकी भी ठीक नहीं बनी, विंग्स इसकी भी ठीक नहीं बनी, लेकिन पेरेंट 1 जो है उसमें जीन 1 में म्यूटेशन था जिसकी वजह से विंग्स खराब हुए थे। पेरेंट 2 में जो है वो विंग्स खराब क्यों हुए, क्योंकि जीन 2 में म्यूटेशन था।
तो ये बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन से हम पता लगाएंगे कि दो डिफरेंट जीन के म्यूटेशन की वजह से हमें सेम फिनोटाइप मिला, या फिर दोनों का जीन म्यूटेटेड अलग अलग जगह पे, मतलब सेम जगह पे जीन का म्यूटेशन हुआ था, तो हमको वो सेम फिनोटाइप मिला। समझ रहे हो? तो ये चीज हम आइसोलेट कैसे करेंगे? अब देखो, हम इसको क्या करेंगे, जब हम इन दोनों पेरेंट्स को क्रॉस कराएंगे तो एक पेरेंट का ये जीन 1 आएगा, ठीक है, और अगले पेरेंट का ये क्या आ जाएगा, ये वाला जीन आ जाएगा, ठीक है। एक पेरेंट का ये जीन आएगा, अगले पेरेंट का ये जीन आएगा। लाइकवाइज एक पेरेंट का ये जीन आएगा, अगले पेरेंट का ये जीन आएगा। ऐसा ही एक और कॉम्बिनेशन बन जाएगा यहाँ पे, जो बचे हुए वो है उनसे, क्रोमोसोम से। तो यहाँ पे अगर हम प्रोजेनी देखेंगे तो हमको एक ये और एक ये मिलेगा, क्योंकि ये क्रॉस ओवर करेंगे, दो अलग अलग उसमें है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक जीन ये आया और यहाँ पे अगला जीन ये आया। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखाया गया कि यहाँ से यहाँ के बीच में आपस में क्रोमोसोम्स में कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपस में कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखाया गया। यहाँ दिखाया गया कि एक जीन का क्रोमोसोम जो है एक पेरेंट से आया और एक जीन जो है वो दूसरे पेरेंट से आ गया। तो जीन 1 हमारा ऐसा हो गया। जीन 2 के केस में भी क्या हुआ, एक क्रोमोसोम ये वाला आया और अगला क्रोमोसोम मान लो ये वाला आ गया। तो इस केस में हमको ऐसा क्रोमोसोम सेट देखने को मिला। तो इसकी वजह से क्या होगा, म्यूटेशन जो है, ये रेड कलर का जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है ये म्यूटेशन दिखा रहा है। जहां जहां ये रेड पॉइंट है, दैट मींस देयर इज म्यूटेशन। तो अब ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, जीन 1 आया, जीन 2 आया, दोनों में से एक एक आया है। तो अब क्या होगा, ये जीन जो है ये वाइल्ड टाइप फिनोटाइप बना दिया जब हमने क्रॉसिंग कराई दोनों म्यूटेंट्स की। इसने वाइल्ड टाइप फिनोटाइप क्यों बना दिया? वाइल्ड टाइप फिनोटाइप इसने इसलिए बना दिया बिकॉज एक जीन, ये वाला जीन जो है जीन 1, इसने अपना जो भी काम करना था किया, ठीक है, म्यूटेंट था। तो इसने जो काम करना था, इसके जगह पे यहाँ पे दूसरा जीन जो आया था, जो इस वाले पेरेंट से आया था, सेकंड पेरेंट से, इसने क्या किया, जो म्यूटेशन हुई थी उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया। मतलब जो काम, मान लो इसको किसी नोज की शेप को देखना था, तो ये नोज की शेप ना, ये जो दूसरा वाला जीन है ना, इसी से मतलब सेकंड वाले पेरेंट का जो जीन 1 है, उसने क्या किया, उसने वो सारे जीन्स को अपने एक्सप्रेस किया, जिसकी वजह से नोज की शेप नॉर्मल हो गई। इसलिए इसको हमने बोला कि ये वाइल्ड टाइप हो गया। अब जीन 2 में यहाँ पे देखो, इस वाले पेरेंट का कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, इस वाले पेरेंट में जो क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है। इस वाले सेकंड वाले पेरेंट का क्रोमोसोम जो है जीन 2 पे वो खराब है, उसमें म्यूटेशन हुई है। तो अब ये म्यूटेशन वाला जो प्रोडक्ट है ये काम नहीं कर रहा है, और इस वाले जीन का यानी फर्स्ट पेरेंट का जो प्रोडक्ट है उसने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, उसने उसके काम को कर दिया। इट्स जस्ट लाइक कि दो फ्रेंड्स हैं, दोनों होमवर्क दोनों को मिला, ठीक है, और आप में से कोई एक जो है वो क्या कर रहा है, वो बहुत अच्छा है। तो जब दोनों को होमवर्क मिला तो दोनों ने क्या किया, आप में से एक बच्चे ने होमवर्क बनाया, एक ने नहीं बनाया। तो दूसरा जो बच्चा जिसने नहीं बनाया है उसका काम भी पहले वाले ने कर दिया। उसने बोला कि चल कोई नहीं, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, दोनों में से किसी की पिटाई नहीं लगेगी, है ना। दोनों सेफगार्ड, यानी दोनों ने वाइल्ड टाइप फिनोटाइप बना दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर सेम जीन में म्यूटेशन हो जाए, मतलब दोनों को इतना ओवरबर्डन होमवर्क दे दिया गया है कि कोई किसी का काम नहीं कर सकता, इन दैट केस व्हाट विल हैपन। तो अब देखो, यहाँ पे पेरेंट 1 है और ये पेरेंट 2 है, दोनों क्या है, म्यूटेंट है। म्यूटेशन जीन में है, यहाँ पे रेड कलर से दिखाया जा रहा है म्यूटेशन को दोनों में, और म्यूटेंट फिनोटाइप मिले हैं, इन दोनों को क्रॉस करा दिया। अब क्या होगा, जो प्रोजेनी आई उसमें क्या हुआ, उसमें एक क्रोमोसोम इसका आया, ठीक है, एक मान लो ये वाला क्रोमोसोम आ गया और एक ये वाला क्रोमोसोम आ गया, बट है तो दोनों में ही प्रॉब्लम ना, समझ रहे हो। लेकिन देखो कि दोनों में प्रॉब्लम है बट लोकेशन अलग अलग दिखाया जा रहा है आपको। इस वाले में लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसकी लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों के केस में लोकेशन इज डिफरेंट बट जीन सेम है। एक ही जीन में दो अलग अलग लोकेशन पे क्या हुआ है, यहाँ पे म्यूटेशन हो गई है, ठीक है। इन दैट केस जब आप इन दोनों को रिकम्बाइन मतलब इन दोनों को क्रॉस कराओगे तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है और यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो बोथ कॉपीज ऑफ द जीन म्यूटेंट है, इसलिए यहाँ पे म्यूटेंट फिनोटाइप मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, एक कॉपी जो थी जीन की वो बढ़िया निकल गई थी क्योंकि वो दूसरे पेरेंट से आ गई थी। इसीलिए कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट हम क्यों करते हैं, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट हम करते हैं टू डिटरमाइन वेदर टू म्यूटेशंस, ये म्यूटेशन 1 है, ये म्यूटेशन 2 है, यहाँ पे भी ये म्यूटेशन 1 है, ये म्यूटेशन 2 है, वेदर टू म्यूटेशंस रिजल्टिंग इन द सेम फिनोटाइप, मतलब चिपकी हुई नाक है दोनों की मान लो, तो ये जो चिपकी हुई नाक है क्या ये सेम फिनोटाइप है, यस दोनों सेम फिनोटाइप शो कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों म्यूटेंट में सेम जीन से आया है या फिर ये डिफरेंट जीन से आया है, ये टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करते हैं। अगेन ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इज used to determine whether two mutations resulting in the same phenotype
आर इन द सेम और डिफरेंट जीन्स। इसका एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ, फिर आपको क्वेश्चन समझाऊंगी इसका। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अगला एग्जाम्पल देखो, ये ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल है। ड्रोसोफिला में जो है दो तरह के जीन्स, बी जो है ये भी ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ई जो है ये भी क्या है, ये इबोनी, इबोनी जीन है, ये भी ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अगर बी प्लस है और ये इबोनी मान लो म्यूटेटेड है, ठीक है, फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है, तो बी अगर यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस है, यानी कि नॉर्मल वाइल्ड टाइप है। जब भी प्लस लिखा रहेगा, प्लस इज इक्वल्स टू वाइल्ड टाइप, हमेशा किसी भी केस में वाइल्ड टाइप जो है वो प्लस से ही सिंबलाइज किया जाता है। तो प्लस प्लस लिखा है, इट मीन्स कि ब्लैक बॉडी कलर जो है यहाँ पे किसकी वजह से आ रहा है, इबोनी म्यूटेशन की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे म्यूटेशन किसमें है, इबोनी में। यहाँ पे म्यूटेशन किसमें है, सेकंड पेरेंट में, इबोनी तो वाइल्ड टाइप है, तो इसका जो म्यूटेशन आ रहा है वो ब्लैक वाली जीन की वजह से आ रहा है। अब दोनों का कलर कैसा है, बॉडी का फिनोटाइप कैसा है, दोनों में म्यूटेशन अलग अलग है। फर्स्ट केस में इबोनी म्यूटेशन है, सेकंड केस में ब्लैक म्यूटेशन है, बट बॉडी कलर दोनों में हमको सेम मिला, यानी फिनोटाइप हमको सेम मिला। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट रन करेंगे। हम देखेंगे कि क्या ये दोनों म्यूटेशन सेम जीन पे है। अगर ये सेम जीन पे होगा तो हमको क्या मिलना चाहिए था, म्यूटेंट फिनोटाइप, है ना। अगर सेम जीन पे होगा तो वापस से नॉर्मल बॉडी कलर रिस्टोर नहीं होगा, ब्लैक ही म्यूटेंट आपको कलर मिलना चाहिए था। लेकिन इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे आपको वाइल्ड टाइप बॉडी कलर रिस्टोर हो रहा है, वाइल्ड टाइप बॉडी कलर रिस्टोर हो रहा है। इट मीन्स कि म्यूटेशन कहाँ है, दो अलग अलग जीन्स पे है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि एक ब्लैक जीन पे है और एक इबोनी पे है, यहाँ पर भी एक ब्लैक पे है, एक इबोनी पे। तो यानी कि एक केस में इबोनी म्यूटेटेड है, एक केस में ब्लैक म्यूटेटेड है। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के काम को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो कॉम्प्लीमेंटेशन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक एलील कहां से आया, ये बी प्लस आएगा, एक यहां से बी आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि ऐसा समझा देती हूँ, एक यहां से बी प्लस आया और एक यहां से बी आ गया, अगेन एक यहां से ई आया और एक यहां से ई प्लस आ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब प्लस प्लस, तो यानी नॉर्मल फंक्शन होगा वहां पे। तो जीन ने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। कॉम्प्लीमेंट करने की वजह से हमको वाइल्ड टाइप मिला। तो जब भी कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट सही होगा तो आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंटेशन जब भी होगा, कॉम्प्लीमेंटेशन अगर हुआ, कॉम्प्लीमेंटेशन इज इक्वल्स टू वाइल्ड टाइप मिल जाएगा आपको। यानी कि म्यूटेशन कहां पे है, म्यूटेशन एट टू डिफरेंट जीन्स। ठीक है, डिफरेंट जीन्स पे म्यूटेशन है, इसी वजह से आपको कॉम्प्लीमेंटेशन मिल रहा है, इसलिए आपको वाइल्ड टाइप मिला। सही कह रही हूं, इस एग्जाम्पल को देख के समझ आ रहा है। और सेकंड क्या है, अगर कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, नो कॉम्प्लीमेंटेशन कब होगा, नो कॉम्प्लीमेंटेशन जब म्यूटेंट फिनोटाइप मिलेंगे, म्यूटेंट फिनोटाइप मिलेंगे। म्यूटेंट फिनोटाइप क्यों मिलेंगे, क्योंकि म्यूटेशन क्या हो रही है, म्यूटेशन एट सिंगल जीन हो रहा है। एक ही जीन पे जब म्यूटेशन होगा अलग अलग पोजीशन पे, तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पे म्यूटेंट फिनोटाइप मिलेगा। एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, सेम जीन पे म्यूटेशन हुआ डिफरेंट पोजीशंस पे, तो म्यूटेंट फिनोटाइप मिला। अलग अलग जीन पे म्यूटेशन हुआ तो दोनों ने एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, दोनों पेरेंट्स ने, इस वजह से आपको वाइल्ड टाइप फिनोटाइप मिला। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये कंसेप्ट आपके लिए क्लियर है, प्लीज राइट इट डाउन। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये अभी इस तरह के क्वेश्चंस आपको टेबल में देखने को मिलते हैं, तो ये समझाऊंगी। ग्रेट, कूल, यस। तो इसमें जो ये लास्ट लाइन थी, जो मैंने बोला था, ये दो स्टेटमेंट्स आपको बताने वाली हूं। इफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू म्यूटेंट्स रिजल्ट इन अ वाइल्ड फिनोटाइप, म्यूटेंट हेट्रोजाइगोट्स फॉर ईच ऑफ द टू जीन्स, देन म्यूटेशन आर ऑन डिफरेंट जीन्स। तो यही वाली बात कह रहा है कि दो म्यूटेंट्स अगर वाइल्ड टाइप फिनोटाइप दे देते हैं एंड में, तो हम क्या कह रहे हैं, म्यूटेशन दो डिफरेंट जीन पे हुआ है। और सेम चीज यहां बोला है, इफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू म्यूटेंट रिजल्ट इन म्यूटेंट फिनोटाइप, देन द टू म्यूटेशंस आर इन द सेम जीन। तो अगर सेम जीन पे म्यूटेशन होगी तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, म्यूटेंट फिनोटाइप मिलेगा। ठीक है, तो यही सेम चीज यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड हमने बता दिया आपको, इसलिए मैंने बोला था पहले एग्जाम्पल समझाऊंगी फिर ये स्टेटमेंट समझाऊंगी। समझ आया? तो यही सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है, यही सेम चीज इस एग्जाम्पल में बताई भी गई है। तो आप समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कहता है क्या कि देखो यहाँ पे ना जो माइनस है, माइनस जहां पर भी शो कर रहा है, माइनस इज इक्वल्स टू नो कॉम्प्लीमेंटेशन, नो कॉम्प्लीमेंटेशन। नो कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब म्यूटेशन क्या हो रहा है, म्यूटेशन यहाँ पे सेम जीन पे हो रहा है, एट सेम जीन।
ठीक कह रही हूं? जहां भी लगेगा कि गड़बड़ हो रहा है प्लीज लेट मी नो। और अगर प्लस लिखा है इट मीन्स कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, यानी म्यूटेशन कहाँ है इसमें? म्यूटेशन एट डिफरेंट जीन, है ना। चलिए, ये कहता क्या है? ये जो है ये आपको बता रहा है कि मान लो हमने यहाँ पे इकोलाई लिया या कोई भी बैक्टीरिया लिया या कोई भी एग्जाम्पल आप सोच लो अपने हिसाब से, ठीक है। हमने मान लो यहाँ पे कोई इकोलाई बैक्टीरिया लिया और हम ये कह रहे हैं कि हमने इसमें म्यूटेंट फिनोटाइप्स देखे, म्यूटेंट फिनोटाइप्स देखे, ठीक है, फिनोटाइप्स देखे। और ये कितने म्यूटेंट फिनोटाइप देखे हमने? तीन डिफरेंट म्यूटेंट फिनोटाइप्स हमने देखे, ठीक है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो वाइल्ड टाइप अगर देगा तो इट मींस कि कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ना। अगर ये सेम जीन पे म्यूटेशन हुआ, वाइल्ड मतलब अगर डिफरेंट जीन पे म्यूटेशन होगा तो इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा ये क्या करेगा? ये वाइल्ड टाइप फिनोटाइप देगा ना, ठीक कह रहे हैं। अगर सेम जीन पे डिफरेंट जीन पे अगर हो रहा है म्यूटेशन है, डिफरेंट जीन, यहाँ पे म्यूटेशन डिफरेंट जीन पे हो रहा है, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप मिल रहा है ना ऑफस्प्रिंग में, तो ऐसा होगा। और अगर सेम जीन पे हुआ है तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा? ऑफस्प्रिंग जो है ये वाइल्ड टाइप नहीं देगा, ऑफस्प्रिंग जो है ये क्या रहेगा? ये म्यूटेंट रहेगा। तो यही सेम बात हम कह रहे हैं। तो सिंपल सा पॉइंट है इसमें, हम ये कह रहे हैं कि जैसे देखो, अब अगर आप इसको देखोगे तो ये कह रहा है कि जब 1 और 1 को हमने देखा तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव है, इट मींस कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं है, यानी 1 और 1 जो है ये सेम जीन है। अगर 1 और 2 के बीच में हम कॉम्बिनेशन देखें तो 1 और 2 को जब हम कंबाइन कर रहे हैं इन दोनों के म्यूटेंट फिनोटाइप को, तो हमको प्लस मिल रहा है, इट मींस कि हमको कॉम्प्लीमेंटेशन मिल रहा है। यानी 1 जो है ये एक जीन है जो कि 2 के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि 1 और 2 का लोकस अलग अलग है, और 1 और 3 इनमें कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं मिल रहा है, यानी ये और ये जो है एक ग्रुप में होना चाहिए, तभी यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ठीक है। लाइकवाइज अगर 2 और 1 को आप देखोगे तो 2 और 1 जो है ये प्लस शो कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर वाले एग्जांपल में भी देखा कि 2 और 1 जो है यहाँ पे प्लस शो कर रहा है, लेकिन 2 और 2 में जो है ऑब्वियस है कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 और 3 अगर हम देखें तो 2 और 3 में कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, यानी कि 2 और 3 जो है ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट लोकस पे रखे हुए हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि ये अलग लोकस पे रखा हुआ है, ये अलग लोकस पे रखा हुआ है, ठीक है। और 3 के केस में देखें 3 और 1 जो है आपस में कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं शो कर रहे हैं। क्यों नहीं शो कर रहे हैं? क्योंकि सेम लोसाई एक ही जगह पे रखे हुए हैं, ठीक है, एक ही उस पे जीन पे ये है। और यहाँ पे अगर हम देखें 3 और 2 में हो रहा है, क्योंकि 3 अलग जीन पे है और 2 अलग जीन पे है। 3 और 3 में नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ऑब्वियसली सेम जीन में, आपस में तो वैसे भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या रिजल्ट हमें बता रहा है? ये हमको बता रहा है कि ये जो पूरा का पूरा आपने जेनेटिक कॉम्बिनेशन देखा, इस जेनेटिक कॉम्बिनेशन में ये जो दो ग्रुप्स हैं, हमको कितने डिफरेंट कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स मिल रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे हमको 2 ग्रुप्स मिल रहे हैं। पहला ग्रुप कौन सा? जिसमें 1 और 3 एक जीन पे है, और दूसरा ग्रुप कौन सा? जिसमें 2 जो है वो अलग जीन पे है। बिकॉज ऑफ दिस डेटा वी कैन प्रेडिक्ट दिस। तो इसी तरह का आपको और एग्जाम्पल समझाती हूँ, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि 7 आर्जिनिन रिक्वायरिंग म्यूटेंट्स ऑफ ई कोलाई वेयर इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड, ठीक है। 7 आर्जिनिन रिक्वायरिंग म्यूटेंट ई कोलाई को इंडिपेंडेंटली आइसोलेट किया गया। ऑल पेयर वाइज मीटिंग वर डन टू डिटरमाइन वेदर द कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप इन्वॉल्व्ड if present in the following table indicates the growth and negative is no growth in minimal medium, how many complementation groups are involved? इसमें आपको क्या निकालना है? आपको कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप निकालना है। कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स हैं, कितने टाइप के ग्रुप में जीन्स डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसी चीज को जरा समझते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए देखो हम पहले 1 से शुरू करते हैं। 1 जो है अपने साथ तो हमेशा ये माइनस ही शो करेंगे, ठीक है। जैसे 3 अपने साथ, यहाँ पे देखो इधर 1 2 3 लिखा हुआ है ना, तो 1 को अगर 1 के साथ देखोगे तो 1 जो है अपने साथ माइनस शो करेगा, लाइकवाइज 2 अपने साथ माइनस शो करेगा। आपस में कैसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे? सेम जीन हो गया ना, तो वहां तो कोई कॉम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच का देखते हैं, ठीक है। 1 और 2 के बीच में क्या है? 1 और 2 के बीच में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 और 1 जो है अलग अलग लोसाई पे रखे, अलग अलग जीन्स पे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अगेन एक बार फिर से ये डायग्राम देख लो, अगर 2 डिफरेंट जीन पे होगा तो कॉम्प्लीमेंटेशन होगा, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप मिलेगा, ठीक है। अगर सेम जीन पे होगा, अलग अलग पोजीशन होगी, तो यहाँ पे म्यूटेंट फिनोटाइप मिलेगा। एग्जैक्टली यही चीज हम यहाँ डिस्कवर कर रहे हैं। तो 1 और 2 में क्या देख रहे हैं हम? कि इन दोनों में कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इट मीन्स कि इन दोनों का जीन लोकस अलग है या जीन्स अलग है,
फिर देखते हैं कि 1 और 3 में क्या हो रहा है। 1 और 3 में भी अलग है, 1 और 3 में भी अलग हो रहा है, यानी 1 एक अलग कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है। अभी के लिए देख सकते हैं तो उसके हिसाब से लग रहा है कि 2 और 3 साथ में है। और यहाँ पे अगेन देखें तो 1 और 4 के बीच में भी हो रहा है कॉम्प्लीमेंटेशन, 1 और 5 के बीच में भी कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। 6 के साथ नहीं हो रहा है, यानी 6 इसके साइड रखा हुआ होगा, और 7 के साथ भी नहीं हो रहा है, यानी 7 भी इसी साइड रखा हुआ होगा। तो अभी तक के लिए हमें 2 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप देखने को मिले। अगला पॉइंट देखते हैं, जब हम 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो 2 के साथ देखो यहाँ पे 2 के साथ 1 का नहीं है कोई, सॉरी 2 के साथ 2 का नहीं है कोई, 2 के साथ 3 का कॉम्प्लीमेंटेशन है। 2 के साथ 3 का कॉम्प्लीमेंटेशन है, मतलब 2 और 3 अलग अलग ग्रुप में है। 2 और 3 को हम इकट्ठा नहीं रख सकते, क्योंकि 2 और 3 आपस में कॉम्प्लीमेंटेशन दिखा रहे हैं। लाइकवाइज 2 जो है वो 4 के साथ भी कॉम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा है, यानी हो सकता है कि 3 और 4 इकट्ठे रखे हुए हैं। 2 जो है वो 5 के साथ यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया, हाँ 2 जो है वो 5 के साथ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन क्या कर रहा है, नहीं दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 और 5 जो है ये कोई कॉम्प्लीमेंटेशन आपस में नहीं दिखा रहा है। तो अभी के लिए हम कह सकते हैं 2 और 5 हो सकता है साथ में रखा हुआ हो, इसीलिए 2 और 5 जो है हमको कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अगेन अगर हम फिर नेक्स्ट जाए तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 जो है वो 6 के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 अलग ग्रुप में रखा है, 6 अलग ग्रुप में रखा है। 2 और 7 में कॉम्प्लीमेंटेशन है, बहुत बढ़िया। अब 3 पे जाते हैं। 3 में देखो 3 अपने आप के साथ तो दिखाएगा नहीं, 3 और 4 में कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इट मीन ये सेम ग्रुप में होने चाहिए थे। 3 और 5 में कॉम्प्लीमेंटेशन है, इट मीन 3 यहाँ पे है तो 5 अलग ग्रुप में है, बहुत बढ़िया। ये हमारे 2 वाले के साथ भी जा रहा है, बहुत सही चीज है ये। 3 और 6 में क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि 6 भी अलग ग्रुप है, ठीक है। 3 और 7 में भी कॉम्प्लीमेंटेशन है, वेरी गुड। 4 के साथ देख लो, 4 का आपस में नहीं होगा। 4 और 5 का कॉम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। 4 और 5 का कॉम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि 5 यहाँ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हमें हर स्टेटमेंट से पता लग गया कि 5 जो है वो 2 के साथ जाना चाहिए, तभी 4 और 5 आपस में कॉम्प्लीमेंटेशन दिखाएंगे। लाइकवाइज 4 और 6 में भी कॉम्प्लीमेंटेशन है, ऑब्वियस है, 4 और 6 अलग अलग ग्रुप में रखे हुए हैं। 4 और 7 में भी है, 4 और 7 में भी होगा, ठीक है। 5 का देख लो फिर, 5 और 6 में है तो 5 अलग ग्रुप है, 6 अलग ग्रुप है। 5 और 7 भी है, बहुत बढ़िया। 6 में देख लो, 6 आपस में नहीं दिखाएगा, 7 6 और 7 इकट्ठे रखे हुए हैं, और 7 जो है अपने आप में नहीं दिखाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पे 3 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है, जिसमें 1 6 और 7 एंड 2 एंड 5 एंड 3 एंड 4 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स हैं। 3 तरह के कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स हैं यहाँ पे, और हमको यहाँ पे तीनों के नाम भी पता लग गए, यानी कि हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 3 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, जो इनका डिमार्केशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। एम आई क्लियर? 3 ग्रुप्स, 1 6 7 5 2 एंड 3 4, वेरी गुड, यस, ग्रेट, वेल डन। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो ये क्वेश्चन देख रहे हो कितना आसान है, इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तभी मैंने आप लोगों को क्या बोला है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन टैकल करना है, वो एक आर्ट है, वो करते करते आता है, काम ऐसे अपने आप नहीं सीख सकते। क्लियर है ना, समझ आया ना? तो चलो, अगर समझ आ गया है तो एक ये क्वेश्चन फटाक से करके बता दो, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें देखो, बस एक चीज आपको मैं बताऊंगी, यहाँ पे जो ये वाइल्ड टाइप लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए, दैट्स इट। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा।
वेल डन, आई एम इम्प्रेस्ड, गुड। एक बच्चे ने जवाब दिया है और बहुत ही अच्छा आंसर किया है आपने। सही है, बहुत बढ़िया। कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स और जीन्स का भी बताओ, कौन कौन से ग्रुप्स बन रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। कि क्वेश्चन पेपर में आपके लिखा होगा कि हाउ मेनी ग्रुप्स एंड हाउ मेनी जीन्स, लाइक कैसे कैसे ग्रुप करोगे आप इनको। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन लिखा होता है। ओके, तो जिन लोगों ने किया कर लिया उनके लिए बहुत सही है, अदरवाइज जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, है ना, इट विल हेल्प। तो देखो M1 अगर हम बोले तो पहले एक करते हैं, यहाँ पे वन ग्रुप को अलग लिख लेते हैं। तो वन को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वन का यहाँ पे टू के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन है, इट मीन कि टू जो है वो अलग ग्रुप होना चाहिए। थ्री के साथ भी यहाँ कॉम्प्लीमेंटेशन आ रहा है, फोर के साथ नहीं आ रहा है, फाइव के साथ भी नहीं आ रहा है, सिक्स के साथ आ रहा है, तो सिक्स को भी यहाँ लिख लेते हैं अभी के लिए। सेवन के साथ भी आ रहा है और एट के साथ भी आ रहा है। तो अभी के लिए हमारा जो ग्रुप बन रहा है वो ऐसे बन रहा है कि वन टू थ्री सिक्स, मतलब टू थ्री सिक्स सेवन एट जो है वो एक साथ लिख देते हैं और फोर फाइव को अलग लिख देते हैं। लेकिन जब हम सेकेंड ग्रुप को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टू और थ्री जो है ये अलग ग्रुप में है। तो क्योंकि टू और थ्री जो है कॉम्प्लीमेंटेशन शो कर रहे हैं, तो टू थ्री के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन शो कर रहा है, टू फोर के साथ भी कर रहा है यानी फोर अलग ग्रुप में है, फाइव के साथ भी कर रहा है, फाइव भी अलग ग्रुप में रहेगा, सिक्स सेवन के साथ भी कर रहा है और एट के साथ भी कर रहा है, यानी कि थ्री सिक्स सेवन एट को भी के लिए हम अलग लिख के रखते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे फोर्थ वाले ग्रुप को देखो, अब इस वाले ग्रुप को देखो, सॉरी थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले में देखो ये फोर फाइव के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, यानी थ्री अलग ग्रुप में है और फोर और फाइव अलग ग्रुप में है। वेल डन। फिफ्थ, अब फोर्थ वाले को ऑब्जर्व करो, ये किसके साथ है, सिक्स सेवन के साथ और एट के साथ। सिक्स सेवन एट तीनों अलग ग्रुप में होने चाहिए फोर से, बिल्कुल ठीक है। फाइव के साथ देखते हैं, फाइव सिक्स सेवन एट के साथ अलग है, तो सिक्स सेवन एट के साथ अलग है, बिल्कुल सही है। फिर सिक्स को देखो, सिक्स जो है ये इनमें से किसी के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन क्या कर रहा है, यहाँ पे इन ग्रुप्स के साथ नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो इन ग्रुप के साथ ऑब्वियसली वो नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे अब नीचे जाओगे तो बाकी सारा आपको सेम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, आपको ग्रुप्स क्या मिले, वन फोर और फाइव। वन फोर और फाइव जो है ये इकट्ठे एक ग्रुप में ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वन जो है वो फोर और फाइव के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये ग्रुप जो है ये यहीं पे आ जाएगा। तो इसीलिए वन फोर और फाइव जो है ये सेम ग्रुप में है, और यहाँ पे टू जो है ये अलग ग्रुप में आ जाएगा। तो इसीलिए आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको थ्री ग्रुप्स मिलेंगे। थ्री ग्रुप्स, तीन डिफरेंट ग्रुप मिला। एक ग्रुप जो है उसके पास क्या है, उसके पास है वन फोर एंड फाइव। दूसरा ग्रुप जो है उसके पास क्या है, टू है, और तीसरा ग्रुप जो है उसके पास क्या है, थ्री सिक्स सेवन और एट। ठीक है, सही कह रहे हैं। सबको समझ आ रहा है ये पॉइंट कि क्यों हमने किया ऐसा, हमने ये कैसे निकाला ये आंसर। ये 4 मार्क्स का सवाल है, अगेन ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आया था ये। ठीक है ना, तो हमारे पास 541 प्लस 2 एंड 3678, ये तीन तरह के कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इस तरह के जितने सवाल आपको देखने को मिले ये करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब फटाफट से ये 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। यस, वेल डन। दिस इज काइंड ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे शूडो एलील्स क्या है, बस ये पूछ रहे हैं आपसे, कुछ भी नहीं पूछा है आपसे ऐसा, है ना। वेरी गुड, सबने बिल्कुल सही आंसर किया, इसका सही आंसर है ए। किसी ने भी गलती नहीं की है। टू क्लोजली प्लेस्ड जीन्स एंड नियरली सिमिलर एक्सप्रेशन। ठीक है, शूडो एलील सेम एलील नहीं होते हैं। म्यूटेशन इन डिफरेंट जीन प्रोड्यूसिंग एलील विद सिमिलर इफेक्ट, नो। एलील प्रोड्यूसिंग सिमिलर इफेक्ट अंडर चेंज्ड कंडीशंस, नो। तो ये डेफिनेशन में आता है ये पॉइंट, है ना, इसीलिए हमने इसका ये आंसर किया। नेक्स्ट।
गुड, यस, वेरी गुड। इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि ये पार्शियल डुप्लीकेट्स हैं स्ट्रक्चरल जीन के, जो कि इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं सफिशिएंट चेंजेस, सो दे आर नॉट बायोलॉजिकली एक्टिव एंड यूजुअली आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड। यहाँ पे जीन्स की बात हो रही है, तो एलील्स तो हो ही नहीं सकते, समझ रहे हो? यहाँ पे पहले ही इन्होंने जीन्स बोल दिया, तो ये तो आप वैसे ही क्लियर कर दो, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होते ही अलग चीज है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्यूडो जीन्स, ऐसे जीन्स जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं है और ना ही ये ट्रांसक्राइब होते हैं, ठीक है, लेकिन ये डुप्लीकेशन होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स का, तो ये स्टेटमेंट होती है स्यूडो जीन्स की, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्लास। यप, ग्रेट। क्या पूछ रहा है कि दो म्यूटेंट सेक्स एग्जिबिटिंग द सेम फिनोटाइप, एक जैसा फिनोटाइप बता रहे हैं ये, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिपेंडेंट लोसाई कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। वेल डन, पूरी क्लास ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। सो आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ गई है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन सही कर लेते हो तो मुझे लग जाता है कि आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया है। सो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही सही आंसर किए सबने। चलो फिर मिलते हैं कल की कक्षा में, अच्छे से पढ़ो। यस, गुड, ठीक है, चलो, ओके गाइज, बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।